गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लोरोफाइसी का अनदर मेंबर शुरू करते हैं, ईडोगोनियम। इसे ऊडोगोनियम भी कहा जाता है। वैसे ओ साइलेंट है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में ईडोगोनियम इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ईडोस का मतलब होता है फूली हुई, स्वेलिंग। गोनोस का मतलब होता है जनन संरचनाएं या रिप्रोडक्टिव बॉडीज, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें जनन अंग जो है, रिप्रोडक्टिव बॉडी जो है वो फूली हुई होती हैं। ईडोगोनियम सिस्टमेटिक पोजीशन, इट इज द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, ऑर्डर ईडोगोनियल्स, फैमिली ईडोगोनिएसी और जीनस है ईडोगोनियम। नियर अबाउट 400 स्पीशीज हैं इसकी, जिसमें से 115 के करीब भारत में पाई जाती हैं। सामान्यतः यह एक अलवणीय जल में पाया जाने वाला शैवाल है, फ्रेश वाटर एल्गी है, जो कि मैच्योर कंडीशन के अंदर, जब ये मैच्योर होता है तो ये पानी के में फ्री फ्लोटिंग तैरता हुआ रहता है। और यंग कंडीशन में है तो ऐसी परिस्थिति में ये किसी दूसरे हायर एक्वेटिक प्लांट्स के स्टेम्स या लीव्स पर या दूसरे एल्गा पर एपीफाइट के रूप में चिपका हुआ रहता है। इसकी संरचना जो अभी संरचना से पहले अभी और थोड़ा सा और बताती हूँ इसके बारे में। जो स्पीशीज़ जो रनिंग वाटर में पाई जाती हैं वो किसी ना किसी सबस्ट्रेटम पे अटैच होती हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि स्थलीय होती हैं, टेरेस्ट्रियल होती हैं। प्रमुख भारतीय जातियां हैं ईडोगोनियम टेरेस्ट्रिस, यहाँ स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं, ईडोगोनियम टेरेस्ट्रिस, ईडोगोनियम रंधावी एंड ईडोगोनियम सिलिएटा। ये कुछ प्रमुख जातियां हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। अगला हम लेते हैं इसकी थैलस की संरचना कैसी होती है। इससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहती हूँ कि ये प्लांट होता कैसा है। ये देखिए, ईडोगोनियम का थैलस जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेल्यूलर और फिलामेंटस, यानी कि बहुकोशिकीय तंतुनुमा होता है जिसमें तंतु अनब्रांच्ड होते हैं, अशाखीय तंतु होते हैं और एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं, यूनिसीरिएट होते हैं। फिलामेंट की सभी कोशिकाएं जो हैं केवल बेसल सेल और ये देखिए, ये बेसल सेल है और ये एपिकल सेल है। इन दोनों को छोड़कर बाकी जितनी भी सेल्स हैं वो एक जैसी होती हैं और सिलिंड्रिकल या बेलनाकार होती हैं। बेसल सेल जो है, ये देखिए, ये बेसल सेल, एक तो सबसे पहली बात तो ये कि ये लोब्ड होती है, ये हाईलाइन या कलरलेस होती है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, और इसके प्रोक्सिमल एंड पे ये इस तरह से लोब्ड होती है, जिससे कि ये अटैचमेंट में ये प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो किसी भी सबस्ट्रेटम पे अटैचमेंट में सहायक होते हैं। और जो टर्मिनल या एपिकल सेल है, ये वाली जो सेल है, ये सेल राउंडेड होती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है और एक्यूमिनेट भी हो सकती है। और इस तरह से फिलामेंट जो है वो क्लियर कट एपिकल बेसल ध्रुवता, एपिकल बेसल पोलैरिटी शो करता है। जो मध्य की कोशिकाएं हैं, अगर ये जो बाकी की सेल्स हैं, बीच वाली सेल्स जो हैं, इन्हें हम अंतर्वेशी कोशिकाएं या इंटरकैलरी सेल्स कहते हैं। अगर हम एक सेल की स्ट्रक्चर देखें तो एक सेल की स्ट्रक्चर में ये देखिए, एक सेल की स्ट्रक्चर देखें, ये काफ़ी थिक रिजिड सेल वॉल होती है जो कि दो भागों में डिफ्रेंशिएटेड होती है। आउटर जो है
वो काइटिन की बनी होती है। मिडल लेयर जो है जनरली मिडल लेयर जो है वो पेक्टिन की बनी होती है, और जो इनर लेयर है वो एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल के सेंटर में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ये पार्ट जो है वो वैक्यूल का है, वैक्यूल पाई जाती है, और प्रोटोप्लाज्म एक थिन लेयर के रूप में इन बिटवीन द सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है और सेल्यूलोज लेयर के बीच में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट है वो रेटिक्यूलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है, जालिकावत क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसमें बहुत सारे पायरेनॉइड्स भी पाए जाते हैं। सेल्स में एक ही न्यूक्लियस है, यानी कि सेल यूनी न्यूक्लिएट होती है, एक केंद्रकीय होती है, और जो स्पेशल फीचर है या जो डिस्टिंक्टिव फीचर है सेल का वो ये है कि इसके डिवीज़न ये कह सकते हैं हम कि इसमें ट्रांसवर्स बैंड्स पाए जाते हैं। ये देखिए, ये जो इस टाइप के नज़र आ रहे हैं, दीज आर ट्रांसवर्स बैंड्स। ये देखिए, दीज आर ट्रांसवर्स बैंड्स, या हम इन्हें कैप्स भी कहते हैं। कुछ कोशिकाओं के डिस्टल एंड पर इस तरह से कैप लाइक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इन्हें हम ये ट्रांसवर्स बैंड्स होते हैं। ये जो सेल डिवीज़न के टाइम पर बनते हैं, इन्हें हम एपिकल कैप्स कहते हैं, और ऐसी सेल्स जिनमें एपिकल कैप पाई जाती हैं उन्हें हम कैप सेल्स कहते हैं। ये क्या हो गए? एपिकल कैप हो गई। ऐसी सेल को हम कैप सेल कहते हैं। ये सेल डिवीज़न के कारण होती है। तो इस प्रकार से ये देखिए, इस तरह से एक फिलामेंट में 3 पार्ट हैं। बेसल होल्ड फास्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, मध्य की इंटरकैलरी कोशिकाएं बताई, और तीसरा जो है अपर मोस्ट सेल जो है वो एपिकल सेल कहलाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, सेल की स्ट्रक्चर हमने देख ली, और इसमें अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसमें सेल डिवीज़न किस प्रकार से होता है। ईडोगोनियम में ग्रोथ टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीज़न इन द इंटरकैलरी सेल्स, यानी कि जो इंटरकैलरी सेल्स हैं इनमें ही डिवीज़न होता है, ठीक है। होल्ड फास्ट और एपिकल सेल के अंदर डिवीज़न नहीं होता। और ईडोगोनियम में सेल डिवीज़न एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक स्पेशलाइज्ड या कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाते हैं सेल डिवीज़न के दौरान। ये हम इसके डायग्राम में यहाँ देखते हैं। ये देखिए, मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। सेल डिवीज़न कैसे इनिशिएट होगा? ये सेल डिवीज़न के टाइम पे क्या होगा, साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं। न्यूक्लियस थोड़ा सा सेंटर में पोजीशन ले लेगा, और जो सेल डिवीज़न की स्टार्टिंग में ही रिंग्स बनना, ये जो वॉल के अंदर है इसमें रिंग बनना शुरू हो जाती है, और ये अपर पार्ट, सेल का जो अपर पार्ट है, ये सेल है, इसके अपर पार्ट में यहाँ पर साइड वॉल्स में रिंग बनने प्रारंभ हो जाती हैं, जो कि धीरे धीरे साइज में बड़ी होती जाती हैं। न्यूक्लियस ऊपर की तरफ मूव करेगा और इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होगा। टीलोफेज के आते आते, जब टीलोफेज अवस्था आती है, तो ऐसे समय में सेंटर में ये सेप्टम बनना प्रारंभ हो जाता है। माइटोसिस के टाइम पे क्या होगा, शुरू के डिविजन्स में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 टाइप के न्यूक्लियस बन गए। ये न्यूक्लियस नीचे की तरफ मूव कर गया, ये न्यूक्लियस ऊपर वाली सेल की तरफ मूव कर गया, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्स सेप्टम बनना प्रारंभ हो गया ड्यूरिंग टीलोफेज स्टेज। ये टीलोफेज स्टेज में ये सेप्टम किस प्रकार से बनेगा, ये कॉन्टिन्यूस एकमुलेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो सेप्टम है माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। अब वॉल मटीरियल में जो रिंग बनने प्रारंभ होते हैं, ये इलोंगेट करेंगे और बड़े होंगे अंदर की तरफ। तो ऐसे में क्या होगा, जो अपर वाली सेल है वो यहाँ से ब्रेक हो जाती है, वो स्प्लिट हो जाएगी नियर द पेरेंट वॉल। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, रप्चर्ड वॉल जो है वो पुरानी वाली सेल की तरफ, ऊपर की तरफ ही रह जाती है, और नई डॉटर सेल जो है वो
नीचे की तरफ ग्रो करने लग जाती है। यानी कि ये दो सेल्स जो बनी, ये धीरे धीरे ये इलॉन्गेशन होता रहेगा। ये दो सेल्स जो बनती हैं, इसमें अपर वाली सेल के अंदर कुछ पार्ट जो है पेरेंट सेल का होगा और कुछ पार्ट जो है न्यू डॉटर सेल का अंदर होगा। और नीचे वाली जो सेल है इट इज़ प्योरली डॉटर सेल। इसके अंदर जो वॉल मटेरियल है वो प्योरली न्यू बना हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा, अपर वाला पार्ट जब स्ट्रेच होता है तो एक स्प्लिट बन जाती है पेरेंट मटेरियल की। तो ये पेरेंट मटेरियल जो है एक स्कार के रूप में, एक रिंग के रूप में, ट्रांसवर्स बैंड के रूप में अपर वाली सेल के ऊपर कॉर्नर पे रह जाता है। तो इसे ही हम कैप कहते हैं। इस पार्ट को, ये जैसे ये पार्ट है, इसका पार्ट को हम एपिकल कैप कहते हैं। और इस प्रकार से जो सेल डिवीज़न के प्रोसेस के दौरान या माइटोसिस के दौरान जो दो सेल्स बनी है, उसमें नीचे वाली सेल जो है वो डॉटर सेल, प्योरली डॉटर सेल है, और ऊपर वाली जो डॉटर सेल है उसमें कुछ पार्ट जो है पेरेंट वॉल मटेरियल का रह जाता है, जो कि कैप के रूप में उसके ऊपर वाले भाग में सिचुएटेड रहता है। तो इस तरह से ये रप्चर्ड पेरेंट वॉल जो है वो हमें प्रॉक्सिमल एंड पे, न्यू सेल के प्रॉक्सिमल एंड पे दिखाई हुई देती है। फ्लोटिंग सेप्टम जो है वो ग्रेजुअली माइग्रेट्स टुवर्ड्स वॉल। डॉटर सेल जो फ्लोटिंग सेप्टम है वो ग्रेजुअली माइग्रेट्स अपवर्ड टू द बेस ऑफ द, जितना साइज लेना है डॉटर सेल ने, जो कि पेरेंट सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उतने ही साइज के बाद अपर मूव करके ये जो मटेरियल फ्लोटिंग सेप्टम है ये दोनों किनारों से जुड़ जाता है, और इस प्रकार से दो नई सेल्स जो हैं मैच्योर क्रॉस वॉल बनने के बाद बन जाती है। इस प्रकार से प्रत्येक डिवीज़न, कोशिका के प्रत्येक डिवीज़न का रिजल्ट जो है एपिकल, इसके फॉर्मेशन में एक एपिकल कैप बनती है। नंबर ऑफ एपिकल कैप्स कितनी होती हैं ये प्रदर्शित करती है कि उस सेल ने कितनी बार विभाजन किया। इस प्रकार सेल डिवीजन कंप्लीट होता है और इस तरह से एक कोशिका जो है दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ईडोगोनियम की, ईडोगोनियम का, किसमें विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। एंड इसके बाद हम रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है हम ईडोगोनियम के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।